हेलो एवरीवन। जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू सीडीएस अकेडमिया। आई होप सब अच्छे होंगे यार। और सबको पता है भैया, आप सबका एफकेट का एग्जाम भी खत्म हो गया है और जितने अब तक आपके काम होंगे मैं बताता हूँ भैया, अब वो सारे सीडीएस के बाद ही करना, क्योंकि अब बचे हैं भैया आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 डेज। और इन्हीं 40 डेज में आपको सारी की सारी चीजें करके जानी है। और इससे पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले आज कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, उनको जरा ध्यान देंगे। क्या क्या हमें पढ़ना है भैया, सबको पता होगा कि भैया इंग्लिश तो आपको डेली अब से करनी ही करनी है। फॉर 1.5 या आपको 2 आवर्स के लिए इंग्लिश आपको डेली करनी है। अब इंग्लिश में कैसे कैसे सारी सब्जेक्ट रखनी है वो स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी बता रखी है। मैं और भी आपको चीजें बता दूंगा। फिर आती है भैया आपकी बात जीएस की, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। और जीएस में भैया सबको पता है कि मैंने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करी थी और उस ज्योग्राफी की सीरीज को मैं ऑलमोस्ट खत्म करने की वर्ज पे हूँ भैया। हम फिजिकल ज्योग्राफी की 2 क्लासेस बची हैं, वो खत्म हो जाएगी और फिर हम फटाफट से इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। और भैया ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको ऑलरेडी आपकी बायो करा चुका हूँ। तो भाई प्लीज ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको करा रखी हैं, जा करके कंप्लीट करो और अब पढ़ना शुरू कर दो। अभी 40 डेज हैं, काफी सारी चीजें आप उससे कर लोगे इन 40 डेज में। बाकी अभी से शॉर्टकट्स के ऊपर मत जाना। इसी के साथ साथ भैया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अगले 4 से 5 दिन में मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ, यहीं आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे भैया। केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आफ्टर दैट 4 से 5 दिन में मैं आपकी फिजिक्स करा दूंगा। तो भैया आप मान करके चल लो, ज्योग्राफी और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो कहानी है भैया हमारी 10 से 12 तारीख तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद भैया आपके करंट अफेयर्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, इफ इन केस यू आर नॉट ऑन टेलीग्राम चैनल डू ज्वाइन इट। उसके साथ भैया करंट अफेयर्स करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस करेंगे पॉलिटी की, और फिर करेंगे भैया इकोनॉमिक्स की 2 से 3 क्लास, जिसमें मैं आपको सारी सब चीजें कवर कराऊंगा। मिला जुला के आपकी ये पांचों की पांचों सब्जेक्ट आपको कंसोलिडेट करनी है, साथ ही साथ भैया आप इंग्लिश करते रहो। तो चलिए जरा विदाउट डिलेइंग मच आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और भैया आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पता है कि भैया अब तक मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपके, मैं आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ करा चुका हूं। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बाद वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रॉक्स। रॉक्स के बारे में हमने बात करी, फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, कि आज जैसे आप कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस देखते हो भैया वो कैसे बने। तो उसमें हमने एल्फ्रेड वैगनर की सीडीटी दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर भैया हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी भी कंप्लीट करी थी। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो मैं आपको भैया अर्थक्वेक बता चुका हूं बेस्ड ऑन द प्लेट मूवमेंट्स और क्या क्या फैक्टर्स आपके रहते हैं। और भैया आपकी वोल्केनो कंप्लीट करा चुका हूं। और अब जो क्लास बची है आपका, अब जो बच रहा है आपका जियोमॉर्फोलॉजी में, वो बच रहा है भैया आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और आपके लैंडफॉर्म्स। और आपके बच रहे हैं भैया लैंडफॉर्म्स। तो जब मैं लैंडफॉर्म्स की और जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करता हूं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और भैया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड दीज टॉपिक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। भैया ये कैसे कवर करें, इतने सारे यूनिक यूनिक से नाम है, एकदम भवाल भवाल से नाम आ जाते हैं, दिमाग में एकदम चीजें सेटल डाउन होती नहीं है। तो सर इसको सबसे बढ़िया तरीका पढ़ाने का और पढ़ने का क्या है, वो इस क्लास को शुरू करने से पहले भैया मेरे से लेते जाओ। द बेस्ट वे टू कवर जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म्स, कि जैसे जैसे मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा भैया यू विल कीप मेकिंग योर फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स और फ्लो डायग्राम्स आप बनाते रहो, और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं मार्क आउट कर रहा हूं आपके लिए भैया वो चीजें लिखते रहो, और 2-3 बार उसका रिवीजन दो। 2 क्वेश्चन आपको ऐसे सीधे सीधे मिलेंगे जिनको आप बहुत इजीली कर लोगे। सो द बेस्ट वे कि आपको नोट्स के साथ साथ जब मैं आज की क्लास कराऊंगा आपको, तो यू हैव टू फोकस ऑन मेकिंग योर ओन फ्लो चार्ट्स। तो चलिए जरा, काफी चीजें बता दी मैंने ऑलरेडी। तो भैया अब ये 40 दिन लग जाओ, और चलो फटाफट से शुरू करते हैं हम आपकी आज की क्लास। और भैया इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं व्हेन वी टॉक अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कि सर आखिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम बोलते किस चीज को है, क्या है ये। तो सबसे पहले आ जाओ समझते हैं। जब मैं जियो, जैसे ही कहीं आप नाम सुनो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है आप अर्थ की सरफेस का जैसा भी कन्फिगरेशन देखते हो, कहीं पे आप प्लेट्यूज देख रहे हो, कहीं माउंटेन्स देख रहे हो, कहीं फॉल्ट्स देख रहे हो, कहीं केव्स देख रहे हो, कहीं लेक्स देख रहे हो, कहीं सॉइल देख रहे हो, तो जितनी भी चीजें आप देखते हो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्थ की कन्फिगरेशन चेंज होने के बाद बना है। और दिस चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। कि भाई ऐसे सारे के सारे प्रोसेस जिनकी वजह से आज जैसी मैं अर्थ की सरफेस को देखता हूं, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैक्स, फॉल्ट्स, केव्स, एवरीथिंग। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है और इसके चेंज होने में जितने भी प्रोसेस रिलेटेड रहते हैं, वी टर्म देम एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जरा आइए और फटाफट से अपने फ्लो चार्ट बनाना भैया शुरू कर दो। मैं आपको बहुत प्यार से एक चीज समझाने वाला हूं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस।
जब हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो भी लैंड फॉर्म्स या जैसा भी अर्थ की सरफेस का कन्फिगरेशन आप देख रहे हो आज, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरे दो टाइप के फोर्सेस। तो सबसे पहला जो फोर्स भैया उसको मैं बोलता हूं क्या, एंडोजेनिक फोर्सेस। उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। और दूसरा जो है भैया उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस में सर क्या डिफरेंस है? यही दोनों के दोनों फोर्सेस ऐसे हैं विच हेल्प्स एंड विच रिजल्ट्स इन द चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ अर्थ। The endogenetic and exogenetic processes which result in the change in the configuration of Earth are known as geomorphic process. ये मेरी अर्थ के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं, दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है? मैंने आपसे कहा ये हमारी अर्थ है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं सर। या मैं कहूं अबव द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट के ऊपर, या मैं कहूं सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस के ऊपर आपके जितने भी फीचर्स हैं, जैसे भी आप अर्थ की सरफेस देखते हो, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब सर दोनों में फर्क बता दो बस। एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ऑल दोस फोर्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ का पूरा इंटीरियर मैं आपको बता चुका हूं कि भैया हमारी क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट को मिलाकर के और अपर हम मेंटल के मेंटल के पार्ट को मिलाकर के लिथोस्फीयर बोल देते हैं। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आता है टिल द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर। तो जो एस्थेनोस्फीयर में आपके जो फोर्सेस इमर्ज हो रहे हैं, वो फोर्सेस इमर्ज होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट्स द डेंसिटी डिफरेंस, और उसी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन करंट्स आते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन चलते हैं। तो वो सारे फोर्सेस जो इंटीरियर से लगते हैं मेरे, उनको मैं बोल देता हूं कि भैया क्या मतलब है उनका, सर एंडोजेनिक फोर्सेस। द फोर्सेज विच इमर्ज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो जितने भी फोर्सेज मेरे लगेंगे, ये क्या करेंगे, दे कंस्ट्रक्ट द लैंडफॉर्म्स, दे आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, दे आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। बहुत बढ़िया सर। तो ये सारी के सारे फोर्सेज हमारे एंडोजेनिक होते हैं। उसके बाद फिर भैया जब मैं आपके ऊपर आ जाता हूं एटमोस्फियर में, जब हम एटमोस्फियर में आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो एटमोस्फियर में आने के बाद आप देखते हो कि एटमोस्फियर के अंदर आपकी विंड, मेरा वाटर, मेरा रेनफॉल, आपके अदर केमिकल रिएक्शंस, ये सारे के सारे फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर चेंजिंग द टोपोग्राफी, फॉर चेंजिंग द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो भी सारे फोर्सेस मेरे कहां लग रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इन द एक्सटीरियर ऑफ अर्थ, या आपको अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उन सबको हम क्या क्या बोल देंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अबव द सरफेस लगते हैं। और ये फोर्सेस हमेशा कैसे होंगे, आपका रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर क्या करता है, इरोजन करता है। आपकी जो विंड है, विंड क्या करेगी, इरोजन करेगी। ये क्या करेंगे, वेदरिंग करेंगे। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। Now the major thing comes is कि सर what is the root, what is the cause, what is the real cause behind these forces। तो जब मैं बात करता हूं एंडोजेनिक फोर्सेस की, व्हाट इज द रियल कॉज, हमें पता है कि जब हम अपने अर्थ के अंदर जाते हैं, द इंटीरियर ऑफ अर्थ, या मैं कहूं एस्थेनोस्फीयर, वहां पे क्या है कि सर देयर आर ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंसेस। दिस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट्स द डेंसिटी डिफरेंस, and as a result of them there is a rising of convection currents। ऑलरेडी 50 बार मैं बता चुका हूं अब तक, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते आपको कन्वेक्शन करंट कैसे राइज होते हैं, तो मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो भी नई क्लास देख रहा है भैया, प्रीवियस क्लास देखो, फ्लो में चीजें करा करो, तभी पेपर निकलना है। तो कन्वेक्शन करंट्स राइज होते हैं, यहां पे क्या है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन, राइजिंग ऑफ दिस कन्वेक्शन करेंट्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं। अच्छा, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का प्राइमरी सोर्स क्या है सर, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द डिराइविंग फोर्स बिहाइंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो द प्राइमरी आपका द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस इज सनलाइट, एनर्जी फ्रॉम द सन। सनलाइट क्यों है भैया, आप एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, सनलाइट नहीं होगी, आपका विंड कैसे फ्लो करती है सर, विंड फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर कब आएगा सर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द क्लाइमेटोलॉजी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तभी प्रेशर डिफरेंस हाई और लो होंगे, बढ़ने और घटने से। तो भैया हमेशा विंड कब चलेगी, जब सनलाइट होगी। उसके बाद रेनफॉल कब होगा,
विंड रेनफॉल लेकर के आती है। तो सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका प्रेसिपिटेशन हो गया, आपका फ्लो ऑफ विंड हो गया, ठीक है, आपका वाटर हो गया, ये वाटर का एवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सारे ड्राइविंग फोर्स जो मेरे एक्सोजेनिक फोर्सेस बनाते हैं, वो कहां से निकल रहे हैं? दे आर बिकॉज ऑफ द सनलाइट। सो द मेजर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, इज द सनलाइट। और यहां पे क्या था सर? दे आर द कन्वेक्शन करंट्स। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब क्या है सर? सम फोर्सेस विच इमर्ज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड द फोर्सेस विच इमर्ज फ्रॉम द एक्सटीरियर और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक हो गए। इनसे क्या होता है कि सर दीज टू फोर्सेस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड टुगेदर दे आर टर्म्ड एज द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो क्या चैप्टर का बैकग्राउंड सबको क्लियर है कि भैया आखिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? कि सर जब भी मेरी अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, वो कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो रहा है, वो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है, और इन्हीं को मिलाकर के मैं बोल देता हूं क्या? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जरा आओ बात को समझो। फ्लो चार्ट्स एंड ओनली फ्लो चार्ट्स इन दिस चैप्टर, प्लीज रिमेंबर। वही बनाते हुए आप चलना, मैं समझाते हुए चलूंगा आपको चीजें। सबसे पहले जब हम अर्थ की सरफेस पर देखते हैं, दो फोर्स है मेरे, एक है एंडोजेनेटिक, एक है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक क्या होगा सर? इट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ अर्थ या अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, आप सिंपल बोलो। अच्छा, कैसे फोर्सेस हैं सर? ये डिस्ट्रक्टिव है। व्हाट इज द मेजर सोर्स बिहाइंड दिस फोर्सेस सर? सनलाइट। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर जब मैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करता हूं, जब मैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करता हूं, आप बोलोगे सर दीस फोर्सेस इमर्ज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, एंडोजेनिक फोर्सेस। अच्छा, फिर दूसरा आपने बोला कैसे हैं सर? ये कंस्ट्रक्टिव है। क्यों बनते हैं ये सर? दे आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्शन करेंट्स, कन्वेक्शनल करेंट्स। ओके, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। जब मैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात करता हूं, तो भैया वो मेरे दो डिवाइड होते हैं, एक होता है डायस्ट्रोफिज्म और एक होता है सडन मूवमेंट्स। अब आप देखो कि अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्स लग रहा है, तो कोई फोर्स तो ऐसा हो सकता है ना कि जो स्लोली लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सारे कौन से होते हैं? यानी कि डायस्ट्रोफिज्म मींस कि दे आर वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, टेकिंग प्लेस ओवर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो सारे क्या बोल देता हूं मैं? डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म इज बेसिकली द चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ द अर्थ बट स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने कहा ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? सडन मूवमेंट्स होते हैं। जब मैं डायस्ट्रोफिज्म की बात करता हूं, इसमें मेरे भैया दो आते हैं। एक आता है मेरा एपिरोजेनिक और दूसरा आता है ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक का मतलब है कि दीज आर द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, कि दो ही चीज बनती है मेरी। जब भी मेरी प्लेट मूवमेंट्स होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, एक हमारे बनते हैं कॉन्टिनेंट्स, एक बनते हैं ओशियन। तो जब कॉन्टिनेंट बनेंगे तो वो क्या है मेरा सर? वो है एपिरोजेनिक, ठीक है। और जब मेरे माउंटेन्स बन रहे हैं तो वो कौन सा है? ओरोजेनिक। अब कॉन्टिनेंट जो बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स में दो चेंजेस आपको नजर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। या तो कॉन्टिनेंट क्या होगा, कोई भी मेरा लैंड का जो एरिया है वो क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी कि राइज करेगा। दूसरा क्या रहता है आपका? सबमर्ज करता है। जैसे आप सुनते हो कि भाई सिटी ऑफ द्वारका है सबमर्ज्ड, वो सी ओशियन के अंदर सबमर्ज कर गई है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। कुछ आप सुनते हो कि भाई फलाना आइलैंड हैज राइजन अप, तो वो राइज हो गया। तो या तो वो फॉल करेगा या राइज करेगा, यानी या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा कॉन्टिनेंट का या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, दूसरा मैंने बात करी ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग की। अब जब भी आपके माउंटेन बनते हैं तो कम बनते हैं माउंटेन, कि सर माउंटेन हमारे बनते हैं जब प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। आपने कहा बहुत बढ़िया। प्लेट टेक्टोनिक में कौन कौन सी बाउंड्रीज बनती थी? आपने कहा सर एक बनती थी कन्वर्जेंट, एक कन्वर्जेंट बनती थी। तो हमेशा याद रखना, जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, जैसे मैं बात करूं आपकी भैया, आपकी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो वहां पे क्या है? कंप्रेशन होता है। जब भी कंप्रेशन होगा तो कैसे माउंटेन्स बनेंगे आपके? फोल्ड माउंटेन्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, ये सारे कैसे मेरे? फोल्ड माउंटेन्स है। अच्छा, दूसरी प्लेट मेरी कैसे मूव करेंगी सर? दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। वहां पे क्या होगा? फ्रैक्चर होगा, क्रैक्स बनेंगे, फ्रैक्चर होगा, क्रैक्स बनेंगे, बिल्कुल। तो यहां पे मेरे कैसे माउंटेन्स? यहां पे क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगी। जब भी हम एक दूसरे से लग जाते हैं, टेंशन क्रिएट होती है, तो भैया वहां पे मेरे क्रैक्स बन रहे हैं, फ्रैक्चर्स बन रहे हैं। और यहाँ पे कौन से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा? चेन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, मिड ओशियनिक रिजेस, ब्लॉक माउंटेन्स, बताया था मैंने आपको। ठीक है, यहाँ ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो अब तक मैंने क्या समझाया? एंडोजेनेटिक फोर्स आपके जो है, एंडोजेनिक फोर्स या एंडोजेनेटिक आप बोलो, ये फोर्स वो है जो इंटीरियर ऑफ अर्थ से लगते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो क्या है? वेरी स्लो लगेगा, दैट इज डायस्ट्रोफिज्म, और एक होता है सडन। तो डायस्ट्रोफिज्म में एक होते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, एक माउंटेन बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट या तो राइज करेगा या सबमर्ज करेगा। माउंटेन में क्या होगा? या तो सर
फॉल्स और वो आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे या फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, बात खत्म। सडन मूवमेंट्स कौन से होते हैं? जो इंटीरियर ऑफ अर्थ से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक। इजंट अर्थक्वेक द सडन थिंग? बिल्कुल सडन है, ठीक है। अभी दिल्ली में आया था रिसेंटली, मैं रात को सो रहा था, ठीक है, तो भैया 5:40 या कुछ ऐसा आया, तो मैं भी उठ गया। एकदम सडन मूवमेंट्स होता है अर्थक्वेक से, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो भैया अर्थक्वेक हो गए। आपके वॉल्केनोज हो गए, वॉल्केनो पूरा पढ़ा चुका हूँ, शील्ड क्या है, बसाल्टिक लावा क्या है, कंपोजिट क्या है, कैसे कैसे चीजें बनती हैं। फिर दूसरी तरफ आते हैं हम एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक में हम दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन, ठीक है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज सम रॉक, सो बेसिकली आप सिंपल वर्ड में मेरी बातों को याद रखना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग कैसे होती है आगे चल के पूरा लेक्चर में बताने वाला हूं मैं। फिजिकल में जैसे लैंड वाटर ये सारी चीजें तोड़ते हैं। दूसरा होता है केमिकल, जिससे केमिकल कंपोजिशन भी बदलता है। तो वेदरिंग मींस, सर वेदरिंग सिंपली मींस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। तो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना वो किसी भी एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से वो होता है वेदरिंग। अच्छा, अब ये रॉक क्या है? इन सीटू प्रोसेस है, जहां पे डिसइंटीग्रेट हुई वो वहीं पर रहेगी। बट आपकी फिर क्या है, आपका रनिंग वाटर आता है, आपकी विंड आती है, आपके अलग अलग बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो इस रॉक की, इस डिसइंटीग्रेटेड रॉक के ग्रेन्यूल्स को, पार्टिकल्स को किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। दैट इज नोन एज इरोजन। तो यहाँ पे हम दो चीज पढ़ते हैं, एक वेदरिंग और इरोजन। इरोजन कैसा होता है सर? या तो फिजिकल होगा, ठीक है, या केमिकल होगा, बिल्कुल बढ़िया, या बायोलॉजिकल होगा, बिल्कुल बढ़िया। इरोजन कैसे होगा? आइस से, रिवर वाटर से, सी से, विंड से, अंडरग्राउंड वाटर से, किसी से भी वो टूटी हुई रॉक अलग जा सकती है। ये सारे के सारे आपके अर्थ के मूवमेंट्स हैं, कि जो भी अर्थ का कन्फिगरेशन बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक कंप्राइज ऑफ डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट। डायस्ट्रोफिज्म मींस फोर्सेस दैट टेकिंग प्लेस ओवर अ huge period of time, that is one is continent building, second one is mountain building। माउंटेन कैसे बनेंगे? या तो मेरे बनेंगे ब्लॉक माउंटेन्स, या ऐसे आएंगे तो फोल्ड माउंटेन्स। कॉन्टिनेंट अपवर्ड डाउनवर्ड, बात खत्म। एक्सोजेनिक में आते हैं, एक्सोजेनिक का या तो वेदरिंग होगी या इरोजन होगा। वेदरिंग का मतलब है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। एंड द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, द एक्विजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट डिसइंटीग्रेटेड रॉक, ऑफ दैट वेदर्ड रॉक, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वो है सर इरोजन। और इसी के साथ साथ तीसरी चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट्स मतलब कि जब आपकी बहुत ह्यूज अमाउंट में रॉक मूव करती है, एंड दैट टू ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, नो अदर फैक्टर, दैट इज नोन एज मास मूवमेंट। जैसे आपका फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड, एवलांच, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मास मूवमेंट्स, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है सबको? आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो आओ, इससे आप पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट समझ चुके हो, अब थोड़ी डिटेल में जाते हैं। चलिए जरा आते हैं भैया और शुरू करते हैं। कुछ चीजें देखना जो हमने पीडीएफ बनाई है इतनी मेहनत करके, थोड़ा इसको भी देख लिया जाए, है ना। चलो आओ, देखो सारी चीज बता चुका हूं मैं। अब आपको ध्यान देना है, फ्लो चार्ट बन गया। अब इसमें से कुछ नोट्स नहीं बनाने फिलहाल के लिए, जब बनाने होंगे तुरंत बता दूंगा। अच्छा, अब भैया होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज वेट, पेन इज नॉट वर्किंग, गिव मी जस्ट 5 seconds, रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर लक। चलो क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड गाइस प्लीज। फाइन, चलो। तो बात क्या कर रहे थे हम? जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात कर रहे थे। भैया यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ की जो मेरी क्रस्ट है और उसकी सरफेस है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसकी वजह से? ड्यू टू वेरियस फोर्सेस लाइक एंडोजेनिक फोर्स एंड सर एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के इंटीरियर से लग रहा है, एक्सोजेनिक जो बाहर से लग रहा है। ये सारे के सारे फोर्सेस जो है वो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस करते हैं किसमें? अर्थ के जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर में। हमने कहा ठीक है, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो इम्परसेप्टिबली स्लो है, बहुत स्लो है, जैसे वेदरिंग हो गई आपकी, वेदरिंग ऑफ रॉक, फोल्डिंग हो गई आपकी। कुछ क्या है, बहुत ग्रेजुअल है, जैसे इरोजन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ये बहुत सडन हो जाते हैं। आपने कहा ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं सर? दीज आर फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट चेंज द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वेदरिंग, इरोजन, ये सारे के सारे बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज, जो मेरी अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, उन सारे प्रोसेस को मैं बोल देता हूं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आपने कहा ठीक है सर, कोई गल नहीं, आगे बढ़ते हैं।
अब जरा आओ, मैंने कहा एंडोजेनिक फोर्सेस मेरे कौन से हैं सर? द जियोमॉर्फिक प्रोसेस दैट आर ड्राइवन बाय द फोर्स एमिनेटिंग फ्रॉम डीप बिलो द अर्थ सरफेस, कि जो अर्थ की सरफेस के नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो है भैया मेरा एंडोजेनिक फोर्स। जैसे फोल्डिंग हो गया आपका, फॉल्टिंग हो गया। फोल्डिंग मतलब जब दो प्लेट बाउंड्रीज मेरी आएंगी पास पास तो क्या बन जाएंगे? माउंटेन्स लाइक हिमालयास। फॉल्टिंग मतलब जब दूर दूर जाएंगी टेंशन क्रिएट होगी सर जी, यहां पे बन जाएंगे आपके फॉल्ट्स, उसमें से मैग्मा बाहर आता रहेगा। ये है आपके एंडोजेनिक। हमने कहा ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्यों लग रहा है सर? अल्टीमेट सोर्स क्या है? अर्थ की जो इंटरनल हीट है, जो अर्थ के अंदर मेरे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिहाइंड द एंडोजेनिक फोर्सेस। हमने कहा ठीक है। अर्थ की जो इंटरनल हीट है वो किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया बात है। जो डिफरेंस है टेम्परेचर में और प्रेशर में, वो क्या करता है? अमंग वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ गिव राइज टू डेंसिटी डिफरेंस। ऑलरेडी मैं इंटीरियर पूरा बता चुका हूं। और उसकी वजह से आते हैं भैया आपके कन्वेक्शनल करेंट्स। बिल्कुल बढ़िया। यही कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं मेरे मेंटल के अंदर, वो ड्राइव करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स को, और उसी से मेरी प्लेट्स मूव करती हैं। जब प्लेट मूव करती हैं तो यही मेरे कौन से मूवमेंट्स बनते हैं? एंडोजेनिक मूवमेंट्स बनते हैं। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। आगे चलते हैं। जब हम क्लासिफाई करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स एंडोजेनिक मूवमेंट्स को, आपने कहा सर जी करिए। तो एंडोजेनिक मूवमेंट्स दो तरीके से बांटते हैं। एक क्या बांटते हैं? डायस्ट्रोफिक, और दूसरे होते हैं मेरे सडन मूवमेंट्स। बिल्कुल बढ़िया। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब है डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बट यहां कैसा डिफॉर्मेशन होगा सर? दैट इज वेरी स्लो। विकास भैया, डायस्ट्रोफिज्म का मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ और चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ ओवर अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम विल बी नोन एज डायस्ट्रोफिज्म। अच्छा, जो मेरे डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होंगे? ग्रेजुअल होंगे एंड माइट स्ट्रेच फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। बिल्कुल बढ़िया। दूसरी तरफ क्या होता है? सडन मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स को मैं दो में बांट देता हूं। एक एपिरोजेनिक, जिसका मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, और उसमें क्या होगा? या तो सब्सिडेंस या अपलिफ्टमेंट, या तो अपवर्ड मूवमेंट कॉन्टिनेंट का या डाउनवर्ड मूवमेंट। और ओरोजेनिक मूवमेंट मतलब माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग और फॉल्टिंग होगी इसमें। बिल्कुल सही बात। आइए अब चलते हैं आगे। अब डायस्ट्रोफिज्म की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डायस्ट्रोफिज्म का मतलब है डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स सच एज फोल्डिंग। आपकी फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रैपिंग, ये तीन चीजें समझो क्या होती हैं। अब बॉयज एंड गर्ल्स, जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, दो प्लेट्स जब आपस में टकराएंगी तो वहां फोल्डिंग होती है, यानी कि आपके फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है और फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? कि जब मेरी दो प्लेट्स दूर जाती हैं तो एक सिंपल क्रैक डेवलप होती है, उस क्रैक को मैं बोलता हूं फ्रैक्चर। बट जब वो फर्दर और दूर जाती है तो वो फ्रैक्चर जो आपका वाइडन अप होता है उसको आप बोल देते हो फोल्डिंग। फोल्डिंग में कौन से माउंटेन्स बनेंगे? ब्लॉक ऑन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फोल्डिंग में कौन से बनेंगे? फोल्ड माउंटेन्स ऑन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। रैपिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, रैपिंग का मतलब होता है, अब जैसे मैं आपको एक कैसे एग्जांपल दूं। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल लो। मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई भी एक चीज है, आपने आयरन की रॉड देखी होगी, आप इधर से और इधर से दोनों तरफ से उस पर फोर्स लगाते हो। जैसे पेन है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है, आपका एक ही मटेरियल से बना है। तो कई बार क्या होता है, व्हेन द रॉक स्ट्रेटा इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, कि इधर से जो प्लेट फोर्स लगा रही है, इधर से जो प्लेट फोर्स लगा रही है इस रॉक पे, ये रॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक है तो ये क्या है? फोल्ड नहीं हो पा रही। तो फोल्ड नहीं होगी तो क्या होगी? बैंड होगी। ठीक है, जब आप आयरन रॉड पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो तो कभी अगर टूट नहीं रही है तो वो क्या होगी? बेंड हो जाएगी, या तो अपवर्ड बेंड हो जाएगी या डाउनवर्ड बेंड हो जाएगी। दैट बेंडिंग ऑफ द रॉक इज नोन एज रैपिंग। बेंडिंग और ट्विस्टिंग ऑफ रॉक। तो डायस्ट्रोफिज्म जब होगा, या तो फोल्डिंग होगी, फॉल्टिंग होगी, आपकी क्या होगी? रैपिंग होगी। हमने कहा ठीक है। जो भी प्रोसेस है दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। और कौन कौन सा उसमें? ओरोजेनिक। ओरोजेनिक में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग, ठीक है, या फिर फॉल्टिंग। एपिरोजेनिक में क्या है? अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ। कि भैया यहाँ पे कॉन्टिनेंट की क्या होगी? या तो अपलिफ्ट होगा, या नीचे जाएगा, या रैपिंग होगी। हमने कहा ठीक है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज और प्लेट टेक्टोनिक्स हमारे डायस्ट्रोफिज्म के लिए फैक्टर्स रहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर जो है हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मूवमेंट्स, दैट इज एपिरोजेनिक। एपिरोजेनिक और जो मेरे कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग होते हैं, दे आर रेडियल मूवमेंट्स। अब मेरे से एक बात बताओ, ये भैया मेरी अर्थ है, रेडियल मूवमेंट का मतलब क्या है? ये है मेरा रेडियस। तो अर्थ की सरफेस पे या तो अर्थ ऊपर की तरफ मूव करेगी, या अर्थ क्या करेगी? नीचे की तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड। तो ये हमेशा कैसे लगेंगे? दे एक्ट अलोंग द रेडियस। अगर अलोंग द रेडियस लग रहे हैं तो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है कॉन्टिनेंट का। और अगेंस्ट लग रहे हैं इसके तो भैया कैसा हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट।
सब्सिडेंस और सबमर्जेंस, ठीक है। चलो, देयर डायरेक्शन में भी टुवर्ड्स, यानी कि सब्सिडेंस होगा, और अवे फ्रॉम द सेंटर, कि अगर भैया टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है, सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्टिनेंट। ये क्या है, अपहीवल्स और डिप्रेशंस क्रिएट कर देते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। जो ब्रॉड सेंट्रल पार्क है आपके कॉन्टिनेंट्स के, आर ऑल्सो नोन एज क्रेटॉन्स एंड आर सब्जेक्ट टू एपिरोजेनी, हेंस द नेम कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग हम एपिरोजेनिक को बोल देते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या बताया मैंने, अपलिफ्टिंग बताया। अपलिफ्टिंग मतलब क्या होगा, रेज होगी कोई भी चीज, रेज होगी कॉन्टिनेंट। जैसे आप ये आइलैंड देख रहे हो, ठीक है, ये आप सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये क्या है, अपलिफ्टमेंट है, अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये सब क्या होंगे, राइज करेंगे, चाहे आपके सी केव्स हो, कुछ भी हो। इंडिया में अगर आप देखोगे कि भैया जो आपके बीच है एट द कटियावार, नेलोर, तिरुनेलवेली, ये सारी की सारी कोस्ट जो है आपकी, वो कैसी है, अपलिफ्टेड है। कुछ भैया ऐसे प्लेसेस हैं हमारे सी में जो भैया क्या है, इनलैंड है, ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट, के पहले अंदर थे, अब वो सी लेवल से ऊपर आ गए बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टमेंट। जैसे एग्जांपल, कोरिंगा नियर द माउथ ऑफ गोदावरी, कावेरी पट्टिनम इन द कावेरी डेल्टा एंड कोरको इन द, ये नाम आपको याद नहीं रखने, अगर नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर ऑल फ्लरिशिंग सी पोर्ट्स, भैया पहले क्या आते, अपलिफ्टेड थे वो सारे के सारे। हमने कहा ठीक है। सब्सिडेंस का मतलब क्या है, कोई भी चीज नीचे चले जाए। सबमर्ज फॉरेस्ट हो गए आपके, वैलीज हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ क्या है, सबमर्ज हो गया था बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जो सबमर्ज हो गई हैं, तो वो मेरा किसका भैया एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, डायस्ट्रोफिज्म। आपने कहा ठीक है। फिर आते हैं माउंटेन बिल्डिंग में। माउंटेन बिल्डिंग में मैंने आपको बता दिया, या तो ब्लॉक माउंटेन, या फिर कैसा माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, सिंपल, इतना याद रखना है। इन कॉन्ट्रास्ट जो भैया कॉन्टिनेंट मूवमेंट होते हैं एपिरोजेनिक, जो एरोजेनिक होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने कहा ठीक है, और वो डिफॉर्म करता है अर्थ की सरफेस को, एसोसिएटेड विद द क्रस्टल थिकनिंग ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, कि उससे क्या होगा, आपकी थिकनिंग होती है क्रस्ट की, ठीक है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या बोलता हूं मैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। चलो, तो ये जो प्लेट कन्वर्जेंस होती है वो आपके माउंटेन की बेल्ट्स बनाती हैं, ठीक है। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग बाय द इंट्रूजन ऑफ मैग्मा एंड बाय वोल्केनिज्म। कि जब भैया मेरा क्या होगा, जब मेरी कन्वर्जेंट आती है बाउंड्री, कन्वर्जेंट होगी तो फोल्ड माउंटेन बन गए, डाइवर्ज हुई, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, उससे क्या है, आपके ब्लॉक माउंटेन्स की चेन बनती है, बात सिंपल है। ओरोजेनिक और जो माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट्स होते हैं वो टेंजेंशियली एक्ट करते हैं अर्थ की सरफेस के। हमने कहा फाइन। जो टेंशन प्रोड्यूस होती है इन द फिसर्स, मतलब जो आपका क्रैक्स बन गए, एंड कंप्रेशन प्रोड्यूसेस फोल्ड्स, इनकी वजह से क्या है, आपके फोल्ड्स जनरेट होते हैं अर्थ की सरफेस पे। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका फिसर है, ये हमेशा क्या होगा सर, फॉल्ट जहां बनेगा, फॉल्ट कहां बनेगा सर, जहां डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होंगी। आपने बोला कि सर ये क्या है मेरा, ये है भैया फोल्ड, कि जब मेरा यहां से फोर्स लगाया एक प्लेट ने, एक प्लेट ने यहां से लगाया, बीच में जो रॉक स्ट्रेटा था वैसे फोल्ड हो गया ऊपर की तरफ, ये मेरे कौन से माउंटेन्स बने, फोल्ड माउंटेन्स, लाइक हिमालयास। सही बता रहा हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये इतने डिफिकल्ट लगते हैं टॉपिक लोगों को, मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ कर ही जाते हैं, टीचर्स भी इसको इग्नोर ही कर देते हैं मोस्टली, कि हाँ चलो ठीक है, ये टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट ट्रस्ट मी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को कमेंट में भी बताना प्लीज, कि बस आप थोड़े से फ्लो चार्ट्स बनाते जाओ, बस थोड़े से, उनमें से सीधे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। और मेरे को पर्सनली ये इसीलिए इजी लगे थे जब मैंने फ्लो चार्ट बनाना शुरू करे। शुरू में मेरे को भी लगता था क्या है भाई, फोल्डिंग ये चल रही है, ये चल रही है, पूरा एकदम सर। और अभी तो अगली क्लास में जब आप देखोगे लैंड फॉर्म्स, बट एक बार आप फ्लो चार्ट बना लोगे, आप ट्रस्ट मी, दोनों चैप्टर के 3 पेज के नोट्स बनने हैं आपके, और उन 3 पेज के नोट्स में से आप हमेशा अपने आप को लकी पाओगे कि भैया जब भी क्वेश्चन आ रहा है आप क्वेश्चन तोड़ के आ रहे हो, और रिवीजन में लग रही है 10 मिनट, 2-3 रिवीजन करने के बाद, और क्या लोगे। तो हर चीज का ना एक तरीका ढूंढो, तरीका ढूंढो, लिंक करो, बस पर करो चीजें, ठीक है। एक एक दो दो क्वेश्चन छोड़ के हर जगह से आपकी मजा नहीं आएगा जीवन में। चलो, दूसरे टाइप के क्या थे भैया, सडन मूवमेंट से, किसमें थे मेरे, डायस्ट्रोफिज्म में। सडन मूवमेंट्स का मतलब है भैया आपके अर्थक्वेक आ गए, ये सारी चीज आ गए, बात खत्म। इसमें क्या है, एग्जांपल अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, पूरी एक क्लास पढ़ा चुका हूँ। वॉल्केनोज है, ठीक है। वॉल्केनोज में क्या होता है कि जब भी आपके अर्थ में क्रैक डेवलप होता है, वहां से मैग्मा आता है, मैग्मा आकर के बाहर सॉलिडिफाई होता है, वो वॉल्केनोज आपके रहते हैं, वो सडन मूवमेंट्स हैं। हमने कहा ठीक है। अब जरा आ जाओ, पहला खत्म मेरा, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, पूरा डायस्ट्रोफिज्म, पूरे सडन मूवमेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। नाउ लेट्स कम टू एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स। अब एक्सोजेनिक मूवमेंट्स क्या है, ये वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की सरफेस पर आते हैं, और इट सरफेस ब्रॉट डाउन बाय द फोर्सेस इमेनेटिंग फ्रॉम अबव द अर्थ सरफेस। ऐसे फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस के ऊपर लगते हैं, विंड, वाटर, इन सबको मैं क्या बोल दूंगा, एक्सोजेनिक।
एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होते हैं वो राइज कर देते हैं किसको, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स को। और यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं, एक वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन, व्हाट इज वेदरिंग? सर वेदरिंग सिंपल वर्ड्स में आपने बोला डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक स्ट्रेटा। इरोजन सर एक्विजन ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड रॉक स्ट्रेटा एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज इरोजन। बात खत्म। ठीक है सर, ये क्या है? इन सीटू ऑन साइट प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? ऑफ साइट, कहीं की कहीं से मिट्टी उठाएगा, कहीं से रॉक उठाएगा, जाके कहीं जाके पटक देगा इरोजन। तो यहाँ दो चीजों की बात करते हैं हम एक्सोजेनिक में, वेदरिंग एंड इरोजन। द इफेक्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर स्मॉल। स्मॉल होगा, जब भी कोई रॉक टूटती है तो रॉक टूटने का ना बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा माउंटेन एक ही दिन में सॉइल बनेगा आपका, नहीं, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बहुत स्मॉल स्केल पे होता है। हमने कहा ठीक है देखेंगे जरा। अब आप कहोगे सर लैंडस्लाइड तो कोई बहुत स्मॉल स्केल पे नहीं हो रहा, तो ये बात भी है, तो रिलेट करना है। ठीक है, फोर्स क्या है एक्सोजेनिक मूवमेंट्स के पीछे? सर जी आपने सिंपली हमें समझा दी थी एक चीज सिंपल भाषा में कि सन की हीट जो है वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सोर्स है। हमने कहा ठीक है, सन से एनर्जी जो है वो बाकी सारी चीजों को डिसाइड करती है, जैसे विंड, कहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, इन सब चीजों को कौन डिसाइड करता है? सर सन की एनर्जी करती है। दैट्स व्हाई इट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम। सन की जो हीट है वो वेदर पैटर्न्स के साथ रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेस इंड्यूस करती है, और उसी से क्या होता है? आपकी वेदरिंग होती है, इरोजन होता है। जो अर्थ का मटेरियल है बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिकुलर स्ट्रेस कॉज्ड बाय द टेम्परेचर चेंजेस। अब टेम्परेचर चेंज से कैसे होगा सब बताऊंगा, कैसे लूजनिंग होगी, कैसे शियर स्ट्रेस है। आओ जरा आप थोड़ी सी बात को समझ लो। अब जरा थोड़ी सी मेरे से बात समझ लो। देखो अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपसे, फ्लो चार्ट बनाओ दोबारा। मैंने बात करी सर एक्सोजेनिक फोर्स, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है, विच इमर्ज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर एमिनेटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मेजर सोर्स क्या है? सन है। लिखते चलना आपने छोटे छोटे नोट्स में। अच्छा अब एक्सोजेनिक में मैंने आपसे कही कि भैया एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, वेदरिंग। दूसरी मैंने कही मैं पढ़ाऊंगा जी आपको इरोजन। वेदरिंग में मैंने आपको क्या बोला? सर व्हाट डज वेदरिंग मींस? वेदरिंग सिंपली मींस, छोटा छोटा लिखते चलना अपने फ्लो चार्ट में, कि इट मींस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय फिजिकल, फिजिकल को मैकेनिकल भी बोल देते, तो डोंट वरी, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब फिजिकल में क्या होगा? कोई भी रॉक है, कोई भी रॉक है, उस पर विंड आके बार बार टकरा रही है, पानी आके बार बार टकरा है, तो उसका क्या होगा? फिजिकली वो डिसइंटीग्रेट होगा। फिजिकली कैसे होगा? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। और केमिकल, केमिकली क्या होगा? केमिकली होगा वो डिग्रेड, डिग्रेडेशन। तो अब जरा और डेफिनेशन बनाना एक और बहुत तगड़ी सी मेरे लिए वेदरिंग की, कि सर वेदरिंग मींस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक स्ट्रेटा, यानी कि या फिर आप कहो सर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द रॉक स्ट्रेटा इज नोन एज वेदरिंग। बड़ी डेफिनेशन, और एकदम क्लियर भी होगा कि वेदरिंग है क्या, कि जब मेरी रॉक टूटती है। अब देखो रॉक कैसे टूटेगी, बहुत सारे होते हैं, एक होते हैं मेरे फिजिकल, फिजिकल चीजें, दूसरी होते हैं जी केमिकल। फिजिकल में क्या बात है? सर फिजिकल वेदरिंग में सिंपल सी बात होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक तो थर्मल होता है, फ्लो चार्ट प्लीज, मैं रफली बना रहा हूं, आप प्रॉपर बनाते चलो। थर्मल, ठीक है। अच्छा सर थर्मल का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे कहा मेरी कोई भी रॉक है, ठीक है, दिन और रात का टेम्परेचर अलग होता है, एनुअल टेम्परेचर भी अलग होता है, मेरा डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर भी अलग होता है। एक दिन में एक तो हाईएस्ट टेम्परेचर और जो लोएस्ट टेम्परेचर का जो गैप है आपका, उसको बोलता हूं डायurnal टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द डे। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं। जब आपकी हीट लगेगी, जब आपकी हीट लगेगी तो कोई भी चीज क्या करेगी? एक्सपेंड करती है। तो जब हीट पड़ेगी मेरी रॉक पे, व्हेन रॉक इज सब्जेक्टेड टू द हीट इट विल एक्सपेंड। बिल्कुल बढ़िया सर। फिर जब टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, इट विल कंप्रेस, देन अगेन इट विल एक्सपेंड, देन इट विल कंप्रेस द रॉक स्ट्रेटा, द इंटीरियर रॉक स्ट्रेटा। कंप्रेशन, ठीक है, आपका कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उससे क्या होगा? रॉक स्ट्रेटा वीक होगा और आपकी क्या होगी? रॉक की वेदरिंग हो जाएगी, रॉक की वेदरिंग हो जाएगी। आपने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा बोला मैंने आपसे वाटर, वाटर, वाटर से क्या होगा? मैंने आपसे बोला फॉर एग्जांपल आपकी जो क्रैक्स डेवलप हुई, जो थर्मल की वजह से आपकी जो क्रैक्स डेवलप हुई, आपने कहा सर हो गए,
फिर हुआ रेनफॉल, आपने कहा बिल्कुल हो गया। वो रेन उनमें क्या होगी, परकुलेट होगी, उन क्रैक्स में परकुलेट होगी, हो गई सर। फिर क्या हुआ, एकदम टेम्परेचर डाउन हो गया सर। अब क्या हुआ, जो पानी गया था रॉक के बीच में वो फ्रीज हो गया सर। तो आप हमेशा याद रखना कि जब मेरा वाटर फ्रीज होता है तो ये वो 9% वॉल्यूम ज्यादा एक्वायर करता है देन द लिक्विड वाटर। तो अब उसे क्या चाहिए, जब उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वाटर का, जब आप कहो वाटर जो है मेरा भैया आइस बन रहा है, तो वाटर जब मेरा आइस बनेगा तो उसको ज्यादा जगह चाहिए। अब पानी को कम चाहिए थी, उससे 9% ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा रॉक पे फोर्स लगाएगा। रॉक क्या होगी आपकी, रॉक होगी सर मेरी क्या, सर रॉक होगी वेदरिंग, रॉक की होगी वेदरिंग। तो ऐसे जो फोर्सेस लगते हैं वो फिजिकली क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं रॉक को। केमिकल में क्या होगा, केमिकल में भैया जैसे आपका ऑक्सीडेशन, बहुत इजी बनाऊंगा, बहुत इजी, बस सुनते चला करो और पढ़ते चला करो पूरी क्लास मेरी। ऑक्सीडेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, सर दे दो, बहुत दे दो, मजा सा आ जाए। मैंने आपको बोला रेड सॉइल, सुना है आपने, हाँ सर सुना है। रेड सॉइल का मतलब क्या होता है, कहाँ मिल रही है सर, डेक्कन में मिलती है सर, महाराष्ट्र और इस वाले रीजन में मेरे, बिल्कुल। अच्छा क्यों मिलती है सर, हाँ कहीं से सुना था, रेड सॉइल में क्या होता है ना, आयरन ऑक्साइड होती है, आयरन ऑक्साइड होती है, और उस ऑक्साइड ऑफ आयरन की वजह से रेड सॉइल है। अच्छा क्या मतलब इसका, कि सर जब मेरा डेक्कन प्लेटू ठंडा हुआ होगा, जब उसकी रॉक बनी हुई होगी, तो उसके रॉक में क्या होगा, आयरन कंटेंट होगा। कहां से आया, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ से आया। तो सब जब आयरन कंटेंट होगा तो मेरे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ने उससे क्या करा होगा, रिएक्शन करा होगा। रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, उसने एक आयरन की ऑक्साइड बना दी, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन हुआ, अच्छा फिर जब ये नीचे जाएगा आयरन, फिर वहां ऑक्सीजन की कमी रहेगी, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो फिर ये ब्लूइश कलर का हो जाएगा दोबारा से। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस, आपका कार्बोनेशन। अभी इन सबको उधेड़ूंगा मैं, अभी बस आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं, अभी बस मैं आपको वेदरिंग का बैकग्राउंड बता रहा हूं, आपके दिमाग में जाए वेदरिंग है क्या, ये मत समझना, खत्म हो गया टॉपिक, इनका भूत बना देंगे अभी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, आपने कहा बिल्कुल, मैंने आपसे बोला कार्बोनेशन हो गया। सो ये क्या करते हैं, दे विल डिग्रेड, दे विल डू द डिग्रेडेशन ऑफ द रॉक। भैया वो रॉक का डिग्रेडेशन करेंगे, फिजिकल फीचर्स क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेशन करेंगे, एंड दिस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द रॉक स्ट्रेटा इज नोन एज वेदरिंग। आपने कहा बहुत बढ़िया। अब वेदरिंग दो तरीके से हो रही है, कैसे, फिजिकल प्रोसेस, दूसरे केमिकल प्रोसेस। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे। कर लें सर, बिल्कुल करते हैं, आइए जरा डायग्राम्स के साथ साथ मस्त समझेंगे। अब अच्छा, अब बात करते हैं, एक टर्म होता है आपका डेनुडेशन। ठीक है, डेनुडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जब मेरी अनकवर होती है, धीरे धीरे जब कोई भी चीज अनकवर होती है उसको हम डेनुडेशन बोल देते हैं। यानी कि आप सिंपल ज्योग्राफिकल टर्म से मेरे से चीजें सीख के चलना, वेदरिंग प्लस इरोजन, वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब क्या हुआ, कि सर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, उसके साथ साथ सर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, दैट इज इरोजन। उसके साथ साथ सर मास मूवमेंट्स, बात समझा दो सर, सिंपल वर्ड्स में समझा दो सर, सिंपल वर्ड्स में समझो। वेदरिंग सबको समझ आ गई, डिसइंटीग्रेट होगी रॉक। डिसइंटीग्रेट होने के बाद रॉक जो ट्रेवल करती है वो दो तरीके से करती है, एक करती है इरोजन से। इरोजन में क्या होगा, जैसे आपका वाटर, विंड, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से रॉक के पार्टिकल्स, उनकी वजह से सॉइल जो मेरी उस रॉक से बनी है वो अगर ट्रांसपोर्ट होकर जाती है, दैट इज इरोजन। बट मास मूवमेंट्स में क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी एयर, एनी वाटर, एनी स्नो, नथिंग, इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग, इट रिक्वायर्स व्हाट, यानी कि इसमें वेदरिंग रॉक ट्रांसपोर्ट तो होगी, बट दैट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स, वो तो ग्रेविटी को मानता ही नहीं। ठीक है चलो, एक रील देखी थी, बता नहीं सकता मैं, मतलब उसमें पूछा था ग्लेन फिलिप्स से कि ग्रेविटी कहाँ गई, तो उसने कुछ बोला था, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता पब्लिकली। तो चलो, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मैंने कहा ये माउंटेन है, यहाँ पे इसकी रॉक थी, ये क्या हुआ, वेदरिंग हुई इसकी, और ये क्या है भैया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे आएगी। तो याद रखना, डेनुडेशन का ज्योग्राफिकली मतलब क्या है, हिंदी में तो आप सबको पता है, इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है, बट डेनुडेशन जब मैं पूछूं ज्योग्राफी में, आप बोलोगे सर ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस which takes place in the weathering, erosion and the mass movements are combinedly termed as denudation। बात खत्म। The word denude means strip off or uncover, किसी भी चीज को अनकवर करना। denudation डिपेंड करता है किस पे, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल
सस्पेबिलिटी ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स। इतनी फालतू लैंग्वेज में जाना ही नहीं है। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? आपकी वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन, इन तीनों चीजों की वजह से अब क्या है, आपकी रॉक जब अनकवर होती है, जब रॉक अनकवर होती है, जब आपकी रॉक इरोड होती है, तो उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं डेन्यूडेशनल। बात खत्म। अच्छा, वेदरिंग जब होगी, वेदरिंग के पीछे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस, ड्राइविंग फोर्सेस। अच्छा, मास मूवमेंट्स पे सर ओनली ग्रेविटी, इरोजन पे काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो भग के ट्रेवल करेगा कोई भी पार्टिकल। चलिए, अच्छा, अब आते हैं वेदरिंग। अब ये हमें डेफिनेशन सिखाएंगे, हम अपनी डेफिनेशन बना चुके हैं, इनसे नहीं सीखेंगे। वेदरिंग क्या है सर? इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, सॉइल और मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल हीट प्रेशर एंड केमिकल लीचिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन एक्सेट्रा। हमें पता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग, इट इज इन सीटू। यानी कि वेदरिंग का मतलब मैंने क्या बता दिया था? वेदरिंग मतलब रॉक का बस सिर्फ और सिर्फ टूटना, बात खत्म। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इरोजन है। जो वेदर्ड मटेरियल है वो कैरी अवे होता है किससे? इरोजन से। भैया जो मेरे तीन मेजर प्रोसेस हैं वेदरिंग के, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, क्या हमें नहीं पता है? हम सब जानते हैं, बढ़ेंगे फटाफट से आगे। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है? फिजिकल वेदरिंग को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। एक फ्लो चार्ट में एक पेज के नोट्स बने होंगे, अगर आप आराम से ऐसे बढ़िया बढ़िया एक पेज लिया करो, 2-3 फ्लो चार्ट में इस पूरे चैप्टर में बनवाऊंगा। यहाँ टॉपिक लिखो, नीचे बनाते 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 मस्त जाया करो, सरदर्दी नहीं। ठीक है, मेरे स्टूडेंट तो भैया मुझे चाहिए सबसे स्पेशल। पूछा करो बाकियों से कि तुमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़े, तुम्हें ये चीज समझ आई कि नहीं आई? वो बोलेंगे नहीं, बोला गया है उस चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, याद नहीं होता है तो छोड़ दिया जाए, बट नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। चलो, ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज से कैसे होगा? बता तो दिया यार, जो यहाँ लिखा है ऑलरेडी तक सब बता चुका हूँ। टेम्परेचर मतलब हीट लगी, दूर गया, कोल्ड हुआ, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस, एक्सपेंड, कंप्रेशन, एक्सप्रेशन। फ्रीज थॉ साइकिल्स क्या होती हैं? फ्रीज थॉ साइकिल जो मैंने आपको बताया कि आपका वाटर है, परकोलेट हुआ, लिक्विड फॉर्म में परकोलेट हुआ, जाके अंदर फ्रीज हुआ, 9% ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन हुआ सॉल्ट्स का, कि भैया आपका जो वाटर था उसने सॉल्ट्स डिसॉल्व करे अपने साथ और वो परकोलेट हो गया अंदर। जब भैया बाद में सनलाइट पड़ी, वाटर हो गया एवापोरेट, सॉल्ट को छोड़ गया अपने पीछे, बाय बाय टाटा। ठीक है, अब मैं एक्स हूँ, ठीक है, प्रेजेंट नहीं हूँ, तो सॉल्ट क्या करेगा? वाटर चला गया जब सॉल्ट से, सॉल्ट क्या होगा? अपने क्रिस्टल बनाएगा। जब अपने सॉल्ट क्रिस्टल बनाएगा तो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा रॉक पर, रॉक को तोड़ेगा। एनिमल और प्लांट्स की एक्टिविटी, एनिमल एक्टिविटी, माझी, फगुनिया, याद है आपको आपकी फगुनिया? ठीक है, अब माझी ने तो भाई पूरा खतरनाक एकदम फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस कर दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, पूरे पहाड़ी वेदर कर दिया। ठीक है, वेरियस मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल वेदरिंग आर एक्सप्लेन्ड लो। अब आओ, अब थोड़ा सीरियस प्लीज। सबसे पहला होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन और प्रेशर रिलीज और अनलोडिंग। एक्सफोलिएशन का देखो मतलब क्या है? सिंपल मतलब होता है कि जब आपकी रॉक इरोड होना शुरू होती है, हमने कहा ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या कहूं, बात को समझना। मैंने कहा ये मेरी यहाँ कोई रॉक है, ठीक है। एक्सफोलिएशन का सिंपल मीनिंग आप ये समझो कि पीलिंग ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक इज एक्सफोलिएशन। पीलिंग ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक इज नोन एज एक्सफोलिएशन। बात खत्म कर दी मैंने इस लाइन के साथ, इस पूरे टॉपिक की। अब जरा बात को समझो, जैसे अब समझना भी तो है। मैंने कहा ये मेरी कोई रॉक है ए, आपने कहा यस सर, मैंने कहा अर्थ की क्रस्ट में रॉक है, इसके ऊपर भी तो पूरा बहुत सारा स्टेटा है। योर बैटरी इज रनिंग लो, यू माइट वांट टू प्लग इन। यस, वी डेफिनेटली वांट टू प्लग इन। चलो, नाउ अब ये मेरा रॉक स्ट्रेटा है। इस रॉक स्ट्रेटा के बाद आप देखोगे इसके ऊपर और भी तो रॉक स्ट्रेटा है, इसके ऊपर और भी रॉक स्ट्रेटा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरी इस रॉक की वेदरिंग शुरू होगी। ठीक है, जब वेदरिंग शुरू होगी तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये पील ऑफ हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ पीलिंग ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक इज नोन एज एक्सफोलिएशन। ठीक है, किन रीजन से होता है? वही थर्मल वाला रीजन, फ्रीज थो साइकिल्स, इन्हीं सब चीजों की वजह से। तो जरा आइए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक formed deep beneath the earth's surface are under tremendous pressure due to overlying load। ये कहना क्या चाह रहा है? जैसे कहना ये चाह रहा है मेरी जो रॉक ए है, दिस इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ द बिकॉज ऑफ द ओवरलाइंग रॉक बी, रॉक सी, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है रॉक पे नीचे। रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग लोड,
जब ये मेरा ओवरलाइंग, जैसे मैंने बोला ना सी मेरी पील ऑफ हो गई, तो उसका क्या है, लोड कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इरोजन कॉजेज वर्टिकल प्रेशर रिलीज। तो इससे क्या है, अब सी वाला सेगमेंट हटा दिया मैंने पूरा रॉक का, सी वाला सेगमेंट हटा दिया, ऑब्वियस सी बात है ए पे कम लोड पड़ेगा। रिजल्ट दैट द अपर लेयर्स ऑफ द रॉक एक्सपेंड एंड फ्रैक्चर पैरेलल टू द सरफेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होगा, शीट्स ऑफ रॉक break away from the exposed rock along the fractures, a process known as exfoliation। कि जब भी मेरी सबसे ऊपर की शीट पील ऑफ हो जाएगी, वो है मेरा एक्सफोलिएशन, बात खत्म। वो क्या है, मेरा एक्सफोलिएशन है। आओ जरा बात को समझो। एक्सफोलिएशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस वेदरिंग। थर्मल स्ट्रेस वेदरिंग क्या है, जो मैंने बताया वही, बार बार ये पीडीएफ रिपीट कर रही है, आप समझ गए। थर्मल स्ट्रेस वेदरिंग का मतलब है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक किस चीज से होगा, डायगोनल रेंज। डायगोनल रेंज क्या है, मैंने बोला, आज तो थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है ना, मतलब ऐसा लगता है सर्दी खत्म ही हो गई है। ज्यादा जोश में आ जाता हूँ मैं, बीच बीच में मुझे कूल डाउन करना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, क्लास ही है बस, आज ही पूरी ज्योग्राफी खत्म नहीं करनी। चलो, मैं तो बेस्ट लेता था, मेरे साथ रहती थी ये बीमारी, मैं जैसे फ्लो में आता था पढ़ने में, सबको मजा भी आता था, हम 4-4 5-5 घंटे लगाते थे, फिर पूरा खत्म करते थे एक टॉपिक को। ऐसे बहुत पॉलिटी खत्म करिए। चलो, अगली बार जल्दी से शुरू करूंगा तो फिर करा करेंगे। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है रॉक्स का, किससे, डायगोनल रेंज। कि भाई जैसे मैंने बोला, आज का आपका टेम्परेचर हाईएस्ट रहा 42, लोएस्ट गया भैया आपका कितना, 27। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और सीजनल वेरिएशंस होते हैं, उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। बात खत्म, आगे बढ़ो। सरफेस लेयर जो होती है रॉक की, टेंड टू एक्सपेंड मोर देन द रॉक एट डेप्थ एंड दिस लीड्स टू पीलिंग ऑफ द सरफेस लेयर। अब जो मेरी सरफेस की लेयर है, अरे यार ब्रदर, पता नहीं कैसी कैसी बात करते हैं बच्चे, बच्चों को समझ आ जाएगा। जो मेरी सरफेस लॉग है, सबसे ज्यादा थर्मल, सबसे ज्यादा सनलाइट इसे मिल रही है, सबसे जल्दी पील ऑफ कौन होगा, ये होगी, सबसे ज्यादा थर्मल प्रेशर इस पर लगेगा, बात खत्म। दिस प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ड्राई क्लाइमेट्स। अब आप मेरे से कहोगे, सर डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड, डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सफोलिएशन, डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड, यस। जो ट्रॉपिकल एरियाज होंगे वो ज्यादा सनलाइट है, ज्यादा थर्मल एनर्जी रॉक को मिलेगी, और ज्यादा जल्दी वो क्या होगी, आपका उसका डेनुडेशन होगा, बात खत्म, समझना। हाई एलिवेशन में क्यों, जैसे वहां पे क्या सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, हमने कहा ठीक है, वहां पर डायगोनल टेम्परेचर जो है वो बहुत ड्रास्टिक होता है। कभी तो बर्फ पड़ गई रात को, दिन में बहुत सनलाइट, जैसे मनाली वनाली चले जाओ वहां भी। और आपका दूसरा ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन होता है बिकॉज ऑफ द थर्मल स्ट्रेस। आपने कहा ठीक है। अलॉन्ग टेम्परेचर चेंजेस प्रिंसिपल ड्राइवर मॉइस्चर कैन एनहेंस थर्मल एक्सपेंशन इन रॉक। भैया टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर भी। फिर होता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मैंने बोला ये कोई रॉक स्ट्रेटा है, दिस इज सम रॉक स्ट्रेटा। चीता बना दूंगा आज आपको इस टॉपिक में, आज के बाद घबराओगे नहीं कभी तुम लैंड फॉर्मर इन सब चीजों से, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है लोगों को। मैंने कहा, जब भी रॉक निकलती है, रॉक क्या है, जो मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है उसी का सॉलिडिफिकेशन है। आपने कहा बिल्कुल। तो अंदर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, अलग अलग टाइप का मटेरियल है। तो ऐसा तो है नहीं कि सर एक ही मिनरल है, इसी चीज की सारी रॉक बनी हुई है, ऐसा तो नहीं है। सिलिका कंटेंट सब में, तो किसी में मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी में ज्यादा है। तो वहां पे क्या होगा, जब भी मेरी वो बनती है, तो वहां पे क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स होते हैं, गोरे काले, रेसिस्ट बन जाते थोड़ी देर है। रेसिज्म करें कैसे, वाइट तो इसमें दिखेगा भी नहीं। अब क्या करें हम, कुछ नहीं, ये करते हैं, पिंक बना देते हैं वाइट की जगह, ठीक है। अब मैंने कहा कि कुछ लाइट ग्रेनुअल्स हैं रॉक के, कुछ है आपके डार्क, बात समझना मेरी अब ध्यान से। तो इन पे क्या है, सनलाइट पड़ी। अच्छा, आपको पता है कि जो भी डार्क चीज होती है वो सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, यानी ज्यादा थर्मल एनर्जी। तो जैसे ये वाली जो रॉक थी मेरी ग्रीन वाली, इसने ज्यादा थर्मल एनर्जी कर ली, तो क्या होगा, ये जल्दी एक्सफोलिएट होगी, बिल्कुल सही। सर इसने कम करी, ये क्या होगा, उसके बाद होगी। सो इसको बोलते हैं ग्रेनुलर। और कैसे होगी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स में। तो जब ग्रेन्स के फॉर्म में मेरी रॉक डिसइंटीग्रेट होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय द डिफरेंट पार्टिकल्स, इज नोन एज ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या है, ये उन रॉक्स में होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स ग्रेन मिनरल से बनी होती है। जो डार्क कलर मिनरल होता है ज्यादा हीट लेता है लाइट कलर से, इससे क्या होगा, डिफरेंशियल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका, और मिनरल ग्रेन्स रिजल्टिंग इन ग्रेन बाय ग्रेन सेपरेशन फ्रॉम द रॉक, बात खत्म। फ्रॉस्ट वेदरिंग क्या है, फ्रॉस्ट वेदरिंग जो मैंने ऑलरेडी समझाया, पानी था, पानी परकोलेट हुआ, पानी परकोलेट होने के बाद बर्फ बनी, बर्फ क्या करेगी उसको, आप उस पर फोर्स लगाएगी। वार्म सीजन में क्या होगा, वाटर पेनिट्रेट करेगा। कोल्ड सीजन में क्या होगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा और उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड करती है एज अ रिजल्ट। इससे क्या होगा, ट्रेमेंडस प्रेशर लगेगा रॉक की वॉल पर, और वो उसको टीयर अपार्ट करेगी रॉक को। फ्रॉस्ट वेदरिंग occurs due to the growth of ice within pores and cracks। पता है, फ्रॉस्ट वेदरिंग इज द कलेक्टिव नेम फॉर सेवरल प्रोसेस, अलग अलग तरीके की होती है।
फ्रॉस्ट शैटरिंग होती है, फ्रॉस्ट वेजिंग होती है, फ्रीज थॉ वेदरिंग होती है। आप जरा समझें, बात सब में मोटा मोटी सेम है। फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होगा कि भैया इसमें क्या होगा, जो फ्रीज होगा, फ्रीज थॉ साइकिल क्या है, वही साइकिल कि भैया पानी गया एज अ लिक्विड, जाके अंदर क्या हुआ, फ्रीज। ठीक है, तो जो सिंपल इसी प्रोसेस से होती है उसको मैं बोलता हूँ फ्रॉस्ट वेजिंग। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से रॉक टूटी है आपकी। अच्छा, शैटरिंग क्या होती है, शैटरिंग में क्या होगा, उसमें भी सेम चीज होगी, पानी गया लिक्विड, लिक्विड जाने के बाद फ्रीज हुआ, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज क्या होगी कि वो इसको एक एंगुलर पीस में तोड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो ये शार्प, कोई भी कोना पत्थर का शार्प में टूटेगा। तो मेरी ये फ्रॉस्ट वेदरिंग कैसी हुई, जब मेरा ऐसे एक ट्रेंगुलर शेप में एक शार्प सी ऑब्जेक्ट टूटेगी, उसको बोलते हैं शैटरिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, शैटरिंग फ्रॉस्ट वेदरिंग, बात खत्म। ब्लॉक सेपरेशन क्या है, जब ब्लॉक्स के फॉर्म में आपका तोड़ेगा वो पानी, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। द स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द जॉइंट्स इनटू ब्लॉक्स इज नोन एज ब्लॉक इंटीग्रेशन। आपसे एग्जामिनर पूछ ले आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रीज थॉ वेदरिंग या फिर फ्रॉस्ट वेदरिंग। आपको दे देगा ब्लॉक सेपरेशन, आपको दे देगा शैटरिंग, आपको दे देगा फ्रॉस्ट वेदरिंग, चौथा कुछ अजीब सा नाम। तो आप समझ जाना कि ये फ्रॉस्ट वेदरिंग के सारे टाइप्स हैं, बात खत्म। फिर आती है सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग को मैंने सिंपली बता दिया, वाटर जो है हमेशा अपने साथ क्या करता है, सलाइन सॉल्यूशन बनाता है। जो भी सॉल्ट्स हैं आपके जो एटमॉस्फेयर में सॉल्ट पार्टिकल हो गए, जो अर्थ की सरफेस पे हैं, वो सब उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर में सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, फिर वो धीरे धीरे सॉल्ट को लेकर के परकोलेट करता है, पानी तो बाद में एवापोरेट हो जाता है, सॉल्ट बच जाता है। सो सॉल्ट क्या क्रिस्टलाइन करेगा तो वो फोर्स लगाता है, बात खत्म। और सॉल्ट वेटरिंग इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद एरिड एरियाज में बहुत ज्यादा होगी। सॉल्ट क्रिस्टल्स एक्सपेंड करेंगे ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट वेदरिंग अकर व्हेन सलाइन सॉल्यूशन सीप कर जाता है किसमें, क्रैक्स में, समझा चुका हूं। फिर आती है केमिकल वेदरिंग। ये सारे टाइप्स किसके थे, सॉल्ट वेदरिंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग, थर्मल वेदरिंग, एक्सफोलिएशन, ये सब क्या था, ये थे मेरे फिजिकल वेदरिंग के पार्ट्स। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा रॉक का और सॉइल का। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, चाहे वो रॉक हो या सॉइल हो, दोनों का। जो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है उसमें होता है भैया डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वन बाय वन प्यार से सारी चीज समझाऊंगा, आपने कहा ठीक है। दीज वेदरिंग प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड एंड गो हैंड इन हैंड, सब साथ साथ चलते रहते हैं। एसिड जो प्रोड्यूस होती है उनका भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। क्या रहता है, आज बात समझा रहा हूँ। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब है कोई भी सॉल्यूट, पानी है, पानी में कोई भी चीज घुल गई वो डिसोल्यूशन है, बात खत्म। तो आपकी रॉक के अंदर जो भी कोई गैस, कोई भी लिक्विड मटेरियल, कोई भी सॉलिड मटेरियल ऐसा प्रेजेंट रहता है, वो पानी को जाने के बाद उसमें घुल जाता है। जब वो उसमें घुल जाएगा तो वो लीच आउट हो जाता है पानी के साथ, पानी के साथ बह के चला जाएगा दूसरी दूर, वो क्या हो जाएगा, लीच आउट हो जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ नेचुरल डिसोल्यूशन। नेचुरल डिसोल्यूशन, बात समझ में आई, बात खत्म। जैसे मेरी कोई रॉक थी, उसमें सॉल्ट था, पानी आया, डिसॉल्व हुआ, उसके साथ बह के चला गया, वो है नेचुरल डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा रॉक में, डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने कहा ठीक है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं ड्यू टू देयर नेचुरल सॉल्युबिलिटी, जैसे नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, पोटेशियम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आयरन रिच मिनरल्स विल वेदर थ्रो डिसोल्यूशन नेचुरली रेन। जब रेन होगी तो उसमें रेन वाटर में डिसॉल्व होकर वेदर आउट हो जाएंगे, और ऐसे मिनरल लीच आउट हो जाते हैं। ये होता है नेचुरल डिसोल्यूशन। फिर क्या है, फिर क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वेदरिंग में क्या होगा, बस ये चीज समझो। सॉल्यूशन वेदरिंग में क्या होगा कि आपका जो सॉल्वेंट है, यानी कि जैसे ऊपर क्या था, पानी आ रहा था सिंपल, अब यहाँ जो पानी तो आएगा, बट पानी कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब सर पानी एसिडिक कैसे हो गया भैया, एसिड रेन। आपकी वॉल्केनोस फटती है, सल्फर डाइऑक्साइड जाती है, ऑलरेडी भैया इतने सारे पॉल्यूशन की वजह से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहती है। जब उससे मिलकर के आपकी रेन होती है, और जो पीएच हमारा 4 या 4 से नीचे कर देती है, उसको हम एसिड रेन बोल देते हैं। तो पानी कैसा है, एसिडिक पानी आता है, यानी सॉल्वेंट एसिडिक होता है। तो भैया अ सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड मिक्सचर। एसिडिक सॉल्यूशन आर एनी सॉल्यूशन दैट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी 7 से नीचे जिसका कंसेप्ट वो होगा पीएच स्केल पर रीडिंग, वो क्या है, एसिड है। हमने कहा ठीक है। सॉल्यूशन दैट हैव अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, वो बेसिक होते हैं। ये सब केमिस्ट्री की चीज, आप सॉल्यूशन वेदरिंग याद रखो। हियर द सॉल्यूशन मस्ट बी एसिडिक। कार्बोनेशन क्या होता है, अब आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने कहा ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ नीचे आ गई, आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, आ गई। और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या करती है, एसिडिक बनाती है। पानी को कैसा बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिक बनाती है। तो जब वो आने के बाद क्या करती है, जब वो आने के बाद रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या बनाती है, कार्बोनेट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट NaCO3 आपका कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है कार्बोनेशन की, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी पानी के साथ और वो आकर के आपकी रॉक के उन मटेरियल से रिएक्शन करेगी जहां पे वो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड बना दे, वो है मेरा कार्बोनेशन। सब सिंपल है, ठीक है, बस कंफ्यूजन नहीं है आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखनी है चीजें। आओ जरा आगे बात करता हूँ। फिर क्या होता है जो कार्बोनेशन है, वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू अ सॉल्यूशन वेदरिंग। कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलके आई तो कार्बन डाइऑक्साइड ने एसिडिक बना दिया, तो क्या मैं इसको सॉल्यूशन वेदरिंग भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल, वहां पे क्या था कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। जैसे ही रेन गिरती है इट डिजोल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर्मिंग अ वीक एसिड, और वो वीक एसिड क्या करेगी, कुछ मिनरल जैसे लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, उनको अपने साथ डिजोल्व कर लेगी जो रॉक के अंदर है। जब कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगी लाइमस्टोन से तो वो क्या करती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेती है विच इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। हमने कहा ठीक है, केव्स बनती हैं इस तरीके से। क्या आपके बहुत सारी केव्स हैं, जैसे मैं नैनीताल गया हूं 2 बार, तो वहां पे मैं केव में जाता हूँ, वहां भी यही हुआ है, कार्बोनेशन हुआ है। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। कार्बोनेशन प्रोसेस स्पीड अप डिक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज कोल्डर वाटर होल्ड्स मोर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर ठंडा होगा तो कार्बोनेशन प्रोसेस तेज हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, अब जरा एक घूंट पानी पी लेता हूँ, फिर अभी खत्म करता हूँ 5-10 मिनट में। फिर आते हैं आपके एंथ्रोपोजेनिक सॉल्यूशन वेदरिंग, ठीक है, कि हमारी वजह से एसिडिक हो रहा हो मामला, हमारी वजह से होता है, बिल्कुल होता है। हम तो देवता है, हमने पूरी धरती का नाश कर रखा है पॉल्यूशन फैला फैला के। रेनफॉल इज वेरी नेचुरली एसिडिक है, बट उसका एसिडिक बहुत स्लाइटली एसिडिक होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर आता है। एसिड रेन कब बनती है, जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड मिल जाती है। ये ऑक्साइड उसका पीएच 4 से नीचे कर देती है, और ये एसिड्स कैपेबल है अटैकिंग सर्टेन काइंड ऑफ रॉक। इसको मैं बोल देता हूँ एंथ्रोपोजेनिक सॉल्यूशन वेदरिंग। जहां भी सॉल्यूशन वेदरिंग आ गया वो क्या है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो एंथ्रोपोजेनिक लग गया बस, तो ये मान जाओ कि ह्यूमन इंड्यूस्ड, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से वो कैसा हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, मतलब वाटर एसिडिक ज्यादा हो रहा है। कार्बोनेशन सॉल्यूशन वेदरिंग वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, और सॉल्यूशन वेदरिंग किसी की वजह से हो एसिडिक हो, बस बात खत्म। चलो, फिर आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा, पानी का रूप रहता है, पानी जाएगा, ठीक है, पानी जाकर के रिएक्ट करेगा। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके हाइड्रोजन से, OH आयन से रिएक्ट करते हैं। पानी किसका बना है, हाइड्रोजन एंड OH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसी में आपका हाइड्रोक्साइड आयन भी बन जाता है। तो भैया जो इनसे रिएक्ट कर जाते हैं तो वो भी मेरा क्या हो जाता है, उससे वेदरिंग हो जाएगा, बात खत्म। आइए, हाइड्रोलाइसिस ये हमारा हुआ। उसके बाद आएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करेंगे। वेदरिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज सिंपली नोन एज ऑक्सीडेशन। मैंने आपको आयरन का एग्जांपल दिया था रेड सॉइल का बहुत अच्छे से। मैंने बोला कि भाई आपकी किसी भी रॉक में आयरन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ने उससे करा रिएक्शन, बना क्या, Fe2O3, आयरन की ऑक्साइड बन गई, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहीं पर जब ये ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ दे, ठीक है, साथ छोड़ दे, या फिर हाइड्रोजन आके इसमें मिल जाए, वो हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होते हैं। इससे भी क्या होती है, मेरी केमिकल वेदरिंग होती है। वेदरिंग में क्या है, ऑक्सीडेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिनरल विद ऑक्सीजन। जब भी कोई मिनरल में ऑक्सीजन ऐड होगी वो आपका ऑक्सीडेशन है। आपने कहा ठीक है। रेड सॉइल अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, बता चुका हूं। ऑक्सीडेशन अकर वेयर देयर इज रेडी एक्सेस टू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर, के जहां ऑक्सीजन होगी वहीं ऑक्सीडेशन होगा। द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आयरन, मैग्नीज, सल्फर एक्सेट्रा, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। जब ऑक्सीडाइज मिनरल्स होते हैं प्लेस्ड इन एन एनवायरमेंट वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, रिडक्शन हो जाता है उनका। जहां ऐसे एनवायरमेंट में जाते हैं वो नीचे चले गए, दब गए, एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट नहीं रहा, कुछ भी ऐसा रीजन हुआ, उससे क्या होगा, रिडक्शन होगा। सच कंडीशंस एग्जिस्ट बिलो द वाटर टेबल इन एरियाज ऑफ स्टैग्नेंट वाटर एंड वाटर लॉक ग्राउंड। रेड कलर ऑफ आयरन अपॉन रिडक्शन टर्न्स टू ग्रीनिश और ब्लूइश ग्रे। बता चुका था कि जैसे रिडक्शन होगा ब्लू उसका कलर आपका हो जाता है। फिर आती है आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कौन आते हैं, हम सब, बताया था मैंने, मांझी ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारे बस फ्लो चार्ट में लिख लेना, जो जो मैंने नाम बताए, इनके नीचे का पूरा एक्सप्लेनेशन आप अपने आप समझ जाओ, वो देखते ही, और क्वेश्चन भी वहीं से पूछेगा। चलो, बस नाम पूछेगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द रिमूवल ऑफ मिनरल फ्रॉम द एनवायरमेंट ड्यू टू द ग्रोथ और मूवमेंट हमारे ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझ लो ना, सांप है, चूहा है, सारे के सारे क्या बनाते हैं, सारे के सारे बिल बनाते हैं। अब बिल बना रहे हैं, रॉक में बना रहे हैं, तो रॉक को भी तो तोड़ रहे हैं, ठीक है। बोरर्स हैं इतने सारे, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लाइकन्स एंड मॉसेज होती हैं आपकी, जो ग्रो कर जाती हैं रॉक सरफेसेस पे, वो भी केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं। लार्ज स्केल में आपकी सीडलिंग्स हैं, किसी माउंटेन पर भैया कोई प्लांट उग रहा है नया, उसकी रूट्स तोड़ेंगी रॉक को। ब्रोइंग है कि जो आपके एनिमल्स जो हैं जो बिल विल बनाते हैं वो सारे तोड़ेंगे। डिके करेगा प्लांट और एनिमल का मैटर, उससे एसिडिक बनेगा माहौल, तो वो भी तोड़ेगा रॉक को।
तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंड्यूस। अब बात करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। रॉक को तोड़ के भैया सॉइल बनती है। फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेदरिंग वीकन करती है सॉइल को, वीकन सॉइल एंड रॉक एंड मेक्स इट इजी टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्स। कि आपकी जब रॉक टूटती है तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। आपका सोना चांदी ये सब कहां से आ रहा है आपका? ये सब अंदर से आया अर्थ के, अर्थ के अंदर से आकर के अर्थ की क्रस्ट, मतलब अंदर से कहां से आया? मेंटल से आ रहा है पूरा का पूरा मटेरियल, जितने भी आपके रिसोर्सेज है। अब इसीलिए तो आप देखते हो कि मैं आपको बोलता हूं हमारे जो डेक्कन प्लेटू है दे आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो दे आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, तो अर्थ के अंदर से मिनरल्स आए। और वहीं पे जो पंजाब हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश की ऊपर वाली बेल्ट आप देखोगे, ये वॉल्केनिक eruption वाली जोन नहीं है। ये कैसे हैं आपके? ये प्लेन्स हैं, ये रिवर्स ने बनाए हुए प्लेन्स हैं। तो इन जगह पे पंजाब हरियाणा वाले में कोई भी एक माइन सुनी है आपने कि फलानी चीज यहाँ सोना मिलता है बनता है? और यहीं अगर मैं आपके डेक्कन इंडिया में आ जाऊं, कर्नाटका, कोलार घाटी, रत्नागिरी, बेहतरीन गोल्ड ही गोल्ड है। गरीब से गरीब आदमी गोल्ड तान के घूम रहा है। केरला में चला जाऊं, मोनाजाइट, ठीक है, थोरियम, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया थोरियम, कितना थोरियम है वहां। आप मैं इधर चला जाऊं जादूगढ़ा माइंस, ठीक है, वहां पे यूरेनियम ही यूरेनियम है आपके झारखंड के अंदर। आपके इधर खेतरी माइंस चले जाओ, कॉपर ही कॉपर है राजस्थान में। तो ये सब क्या है? ये अर्थ के अंदर से ही तो आया। तो ये सब क्या है? वेदरिंग का, कि अगर ये वेदरिंग नहीं होती तो हमें ये मिनरल्स कैसे मिलते? बात खत्म। तो वेदरिंग लीड्स टू नेचुरल सॉइल एनरिचमेंट और मिनरल एनरिचमेंट होता है हमारा वेदरिंग की वजह से। अब आइए जरा बात करते हैं मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग की। 5-10 मिनट और सुन लो मेरी बात, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट मास मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आइए जरा बात करता हूँ आपसे मास मूवमेंट की। मास मूवमेंट, मास मूवमेंट को बॉयज एंड गर्ल्स मास वास्टिंग भी बोल देते हैं। तो प्लीज समझना, दोनों सेम ही नाम है। मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ सिंपल सा है। मैंने कहा कि भैया मतलब समझो, मतलब क्या है? मतलब यह है मूवमेंट ऑफ वेदर्ड, मूवमेंट ऑफ वेदर्ड रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब भी आपका बहुत लार्ज अमाउंट में वेदर जो आपकी रॉक मटेरियल है, जब वो ट्रांसफर होता है या मूवमेंट होता है उसका फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको मैं क्या बोल देता हूं? मास वेदरिंग बोल देता हूं। जैसे भैया सिंपल सी बात मैंने करी, आपका भैया कोई भी माउंटेन है, इसका कोई रॉक स्ट्रेट है, वो वेदर हुआ, तो वो क्या करेगा? हमेशा नीचे की तरफ आएगा, और दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट कमिंग बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, वाटर एक्सेट्रा। जब विंड वाटर एक्सेट्रा इन सब की वजह से कोई भी चीज मूव होगी, जब आपकी वेदर रॉक, वो इरोजन है। बट जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव होगा, वो है मास मूवमेंट और मास वास्टिंग। अब सिंपल से एक बात याद रखना, अब ये पत्थर है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, इसके साथ कुछ पानी कोई झील आई उसमें से पानी झलका दिया, वो भी नीचे आ गया। तो आप ये मत कहना पानी इसको लेकर आए। तो यहां सिर्फ क्या लेकर के आता मास मूवमेंट में? देयर इज ओनली एंड ओनली एक्शन ऑफ व्हाट? देयर इज ओनली एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हमेशा किस चीज पर डिपेंड करेगा? किस चीज पर डिपेंड करेगा? पहली सिंपल सी बात तो भैया आपका स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। जो सॉफ्ट रॉक्स होंगी, जो जल्दी आपकी क्या होंगी? इरोड होंगी भैया, वो जल्दी आपकी नीचे गिरेंगी। दूसरी चीज स्टीपनेस, कि स्टीपनेस कितना है, मतलब कि भैया कितना स्टीप का मतलब होता है कितना ज्यादा, मतलब खड़ा, खड़ी चढ़ाई जिसको आप बोलते हो, कितने खड़ा है पहाड़, जितना खड़ा भैया स्टीपनेस उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टीपनेस। और भैया दूसरा क्या है? अगर ग्रेजुअल ग्रेजुअल स्लोप है तो कम होगा मास मूवमेंट, ग्रेजुअल है तो। अच्छा, इसके बाद हम अभी बैकग्राउंड बता रहा हूं, फिर डायग्राम दिखा के समझाऊंगा, बात को समझते चलो। देयर आर टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। पहले टाइप की जब मैं बात करता हूं, एक क्या होता है भैया? बहुत स्लो होता है। स्लो बोलो, ग्रेजुअल बोलो। दूसरा में मूवमेंट कैसा होगा? मेरा मास मूवमेंट बहुत रैपिड होगा। जब बॉयज एंड गर्ल्स में स्लो की बात करूंगा तो इसमें हम बात करेंगे किसकी? एग्जांपल इज क्रीप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैं रैपिड की बात करूंगा, रैपिड में आप बात करोगे मड फ्लोज, अर्थ फ्लो,
मड फ्लो, अर्थ फ्लो। तीसरा आपका एग्जांपल अगर मैं कहूं, आप कह सकते हो एवलांच। चौथा एग्जांपल, ये एग्जांपल याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, लैंडस्लाइड। आपका पीवाईक्यू पूछा था कि भैया डेब्रेस एवलांच को आप किस कैटेगरी में डालोगे, तो उसमें था सिंपली कि भैया रैपिड मास मूवमेंट, रैपिड मास मूवमेंट। तो भैया इस पे क्या होगा, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, एवलांच, अर्थ फ्लो और मड फ्लो, ये सारे के सारे एग्जांपल है मेरे किसके, ये हैं भैया रैपिड मास मूवमेंट के। एक होता है स्लो मास मूवमेंट। स्लो मास मूवमेंट मेरा कहां होगा, जहां जेंटल स्लोप होगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये कहां होगा, जहां मॉडरेट टू स्टीप। अपने फ्लो चार्ट में लिख लेना यही सारे इंपोर्टेंट टर्म्स। मॉडरेट टू स्टीप जहां होगा वहां क्या होगा, रैपिड होगा आपका। और भैया यहाँ पे इसी तरीके से आपकी चीजें चलती रहेंगी। आपने कहा ठीक है। अब जरा एक चीज समझो, अब जरा एक चीज समझो, जब हम आगे चलेंगे तो लैंडस्लाइड जब आप देखोगे तो लैंडस्लाइड में आपके तीन तरीके के लैंडस्लाइड की बात होती है, वो भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। एक था स्लम्प, लिख लो बस आप स्लम्प, ठीक है, डेब्रिस स्लाइड, और तीसरा होता है सिंपल रॉक स्लाइड। स्लम्प क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा चार डिफरेंट लेयर है मेरी रॉक की, 1 2 3 4। अब तीनों अलग अलग चीज की बनी होंगी। मैंने बोला फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ये चौथी वाली है क्ले की बनी है, तो जब भी पानी परकुलेट होगा तो आपको पता है क्ले जब मॉइस्चर होल्ड करती है, क्ले जब मॉइस्चर होल्ड करेगी तो भैया वो क्या हो जाएगी, फ्लूइड हो जाएगी, फ्लूइड हो जाएगी। ठीक है, तो वो दूसरी जगह ट्रेवल करेगी, उसकी टेंडेंसी टू ट्रेवल बढ़ जाएगी। जब टेंडेंसी टू ट्रेवल बढ़ेगी, मान लो ये क्ले निकल करके भैया भग गई, तो ये तीनों की तीनों जो लेयर है वो क्या होंगी, एकदम से गिरेंगी ना, एकदम से। जैसे भाई एक चीज है उस पर सारी चीजें टिकी हुई है ऊपर तक, वो भगी तो नीचे धड़ से गिरेंगी। तो ये होता है मेरा क्या, स्लम्प। और ये आपके लैंड स्लाइड का फॉर्म है। रॉक स्लाइड का सिंपल रॉक जो आपकी स्लाइड करके आती है, और डेब्रिस इसी तरीके से, ठीक है, जब इसका रिवर्स हो जाता है स्लम्प का, उसे बोलते हैं डेब्रिस। ठीक है, डेब्रिस स्लाइड। इतनी चीजें याद रख लो, आपके क्वेश्चन इसी से बन जाने, पर मेरा फर्ज है कि मैं आपको तमीज से और भी चीजें बताऊं तो बता देता हूं। ठीक है, मास मूवमेंट सिंपल डेफिनेशन में याद रखना, मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल, वेदर्ड रॉक मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मूवमेंट होता है वो ग्रेजुअल हो सकता है, सडन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप। जो वेट है वेदर डेब्रिस का, प्रेजेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर की। लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर वाटर ही तो होता है। भैया कितना वाटर है, अगर क्ले में ज्यादा वाटर डाल दोगे भैया तो उसकी ल्यूब्रिकेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो फटाक से आपका क्या होगा, मास मूवमेंट होगा। मास मूवमेंट इज इरोजन, एक तरीके से इरोजन है, बट इरोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ट्रांसपोर्ट एंड एक्यूमुलेशन प्रोसेस जो जेंटल और स्टीप स्लोप का होता है। एज अ रिजल्ट मास मूवमेंट जो है वो क्या होता है, लैंडस्केप्स बनाएगा, फॉर्म करेगा, लेवल करेगा, और गड्ढे डिप्रेशन भी बनाएगा। मड स्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स, एवलांच, ये सारे एग्जांपल है आपके। एयर वाटर आइस वो ट्रांसफर नहीं करते डेब्रिस को, लेकिन डेब्रिस जो है वो अपने साथ तो ला सकता है, एयर वाटर और आइस। तो ये मत समझना कि भैया ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं हो रहा। इतनी सी बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करेंगे मास मूवमेंट, स्लो मूवमेंट्स, रैपिड मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट्स में बात करेंगे क्रीपिंग। व्हाट इज क्रीपिंग, व्हाट इज क्रीपिंग, देखो बात को समझो। होता क्या है, होता क्या है, यहां पे याद रखना, यहां पे याद रखना कि यहां पे कभी भी वाटर इंक्लूड नहीं होता, कि क्रीपिंग नेवर रिक्वायर्स वाटर। हुआ क्या, अब देखो जैसे डायग्राम देखो, पहाड़ों पे बॉयज एंड गर्ल्स होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सम माउंटेन, कभी किसी जमाने में आपका एक पेड़ था यहाँ, हो सकता है कभी कुछ जमाने बाद आप उसको देखो वो पेड़ आपको यहाँ मिले। आपने बोला सर ये जादू, मतलब भूतिया शक्ति, सुना तो है पहाड़ों में भूत बहुत होते हैं। भूत नहीं, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। होता क्या है, जब ये रॉक्स जो जो मेरी यहाँ की सॉइल होती है, जो रॉक होती है, वो ना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जैसे वीक होती है ना, वो टूटती है, तो वो धीरे 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 ट्रेवल करती रहती है नीचे की तरफ। तो वो पेड़ यहाँ आ गया आपका उस रॉक के साथ। इसी मूवमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, क्रीप मूवमेंट्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीप मूवमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, अब कई बार आपको क्या होता है कि जैसे आप देखोगे ना पहाड़ों पे, कि आपका कोई पोल है, तो पोल के साथ कई बार क्या होगा ना, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, उसकी शक्ल सूरत बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया उसका बेस तो यहाँ था, बट जो नीचे की रॉक है वो यहाँ आ गई है। जैसे पेड़ देख रहे हो आप, कर्व्ड ट्री ट्रंक, कुछ रूट इसके यहाँ रह गई, कुछ कुछ रूट इधर आ गई इसके साथ, मतलब क्रीप मूवमेंट के साथ, तो ऐसे टेढ़ा हो गया भाई साहब हमारे, ऐसे लाला लाला करके हैं। ठीक है, चलो, तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग। तो इट अकर्स, और कहा होगा ये हमेशा मॉडरेट। स्लो मूवमेंट्स में तो कैसी स्लोप होगी,
मॉडरेट स्लोप होगी आपकी भैया कि भैया आपकी जेंटल स्लोप है। सॉइल कवर्ड स्लोप्स है, डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर लुब्रिकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डालना फ्लो चार्ट में। एक्सेप्ट बाय प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेशन, ये मूवमेंट इतने स्लो होते हैं कभी भी नोटिसेबल नहीं होते। आपने देखा होगा कि सेवरल ऑफ आर रीजन्स इलेक्ट्रिक पोस्ट और स्लोपी रीजन्स हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम देयर हॉरिजॉन्टल लीनियरिटी, इसको बोलते हैं क्रीप इफेक्ट। फिर वो दूसरा आता है आपका सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन में क्या होगा, ये भी एक टाइप से क्रीप मूवमेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा, जो सॉइल है, जो रॉक है, वो सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होने का मतलब है इसने बहुत सारा वाटर एक्वायर कर लिया, अब इसने कह दिया नाउ आई कांट होल्ड एनी मोर वाटर, और जैसे वाटर एक्वायर करेगी तो इट्स टेंडेंसी टू ट्रेवल विल इंक्रीज, जो भी सॉइल की होगी। तो यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन हो जाएगा और सॉइल ही मूव करेगी यहाँ पे, सॉइल या रॉक स्ट्रेटा। इसमें भी क्या है, सॉइल प्लस रॉक डेब्रिस, सॉइल जा रही है या रॉक डेब्रिस क्रीप में, ये डालते चलना सारे पॉइंट्स, बस आपके काम के यही है। सॉलिफ्लक्शन में क्या है, यहां भी सर सॉइल और रॉक डेब्रिस, बट हेयर व्हाट इज हैपनिंग सर, हेयर वाटर इज एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट इन सॉलिफ्लक्शन, बात खत्म, इतना ही डिफरेंस है। इट्स द ग्रेजुअल डाउनस्लोप मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड सॉइल मास और फाइन ग्रेन्ड रॉक डेब्रिस। इट इज द काइंड ऑफ क्रीप जिसमें क्या है, मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर, because groundwater strata are occupied in between permanently frozen soil rocks and permafrost zones, it primarily occurs there solifluction। रैपिड में क्या होगा, सबसे पहला होता है अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट में क्या होता है कि जब भी आपकी जो इसमें क्या होगा, सिंपली इतना याद रखो कि जो आपकी क्ले है, जो सिल्ट है, उसका क्या होगा, यहां भी वाटर एक्ट करेगा एज ए लुब्रिकेशन और वो नीचे मूव कर जाएगा। डाउन स्लोप मूवमेंट है वाटर सैचुरेटेड क्ले का, किसका है, स्पेशली क्ले का, क्ले का ध्यान रखो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप इवन द सॉफ्ट सॉडी में कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसमें आ जाते हैं, डीपली वेदर्ड इग्नियस रॉक्स जो है वो इसके साथ मिलकर के नीचे आ जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ क्ले ट्रेवल कर रही है किस पे, अर्थ फ्लो में। फिर आता है आपका मड फ्लो। मड फ्लो में क्या याद रखना है कि यहाँ भी भैया क्या है, आपकी क्ले ट्रेवल करके तो आएगी, बट इट डज नॉट हैव एनी वेजिटेशन, यहाँ पे पेड़ पौधे इसके साथ बिल्कुल नहीं होंगे, उसको बोलते हैं मड फ्लो। तो भाई मड फ्लो अकर्स व्हेन थिक लेयर ऑफ वेदर्ड मटेरियल बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर एंड फ्लो डाउन अलोंग डेफिनेट पाथ, एब्सेंस होगी किसकी, वेजिटेशन कवर की, एंड व्हेन सिग्निफिकेंट रेनफॉल होगा, जब ये आपका होता है मड फ्लो। मड फ्लो बहुत होता है उन एरियाज में जहां आपके वोल्केनोज वगैरह आते हैं, प्लीज रिमेंबर। फिर आता है आपका डेवरेस एवलांच। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन ह्यूमिड एरियाज, इट इज सिमिलर टू स्नो एवलांच एज इट हैपेंस इन नैरो पाथवे। तो जो एवलांच आपके आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। फिर आ जाते हैं आपके लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में पूरा पूरा रॉक आपकी ट्रेवल करती है, एक होता है स्लम्प, एक होता है डेब्रिस स्लाइड, एक होता है रॉक स्लाइड, तीनों बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आते हैं मेजर कॉजेस ऑफ मास मूवमेंट, ये सिंपली सुन लो आप, टिक कर लो। ग्रेविटी, ग्रेविटी से तो हो रहा है, सैचुरेशन फ्रॉम वाटर, भाई इतना ज्यादा वाटर जाएगा आपका, वो सॉइल है उसको वो क्या करेगा, जैसे ही सॉइल में बहुत ज्यादा वाटर जाएगा उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी टू मूव। ओवर स्टीपिंग ऑफ स्लोप्स, भैया जो स्लोप्स हैं उनकी ओवर स्टीपनेस होती जा रही है, हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर दी है, जैसे हम रोड बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, अब पहाड़ काट के आप रोड बना रहे हो तो उसकी तो क्या हो जाएगा, स्टीपनेस बढ़ जाती है स्लोप की, तो ज्यादा होगा। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन है, रूट्स हैं, फॉरेस्ट की जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो बाइंड करके रखती है रॉक्स को, बट जब आप बहुत ज्यादा भैया आप क्या कर रहे हैं, आजकल हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उससे तो होगा ही है। अर्थक्वेक आते हैं तो ऑटोमेटिकली भैया आपका ये चीज होगी, मास मूवमेंट। वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी जब भी होगी। वेदरिंग, बहुत ज्यादा वेदरिंग अगर होती है तो वेदरिंग की वजह से रॉक टूटती है, रॉक टूटेगी तो रॉक वीक होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मास मूवमेंट होगा। फ्रीज थ्रू साइकिल और ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सारी की सारी एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मास मूवमेंट। अब जरा मेरी एक सिंपल सी बात सुनो, मैंने बोला आपको भैया डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक वेदरिंग, मैंने बोला डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक वेदरिंग, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। दूसरी चीज मैंने बोली आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ट्रेवल ऑफ दिस रॉक इज इरोजन, ट्रेवल बाय द फिजिकल फोर्सेस लाइक वाटर विंड एंड अदर बायोलॉजिकल मीन्स, वो इरोजन है। ट्रेवल ऑफ दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मास मूवमेंट। तो इरोजन एंड डिपोजिशन, नाम से ही समझ आ गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। इरोजन का मतलब होता है एक्विशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, और ये क्या करेगा, एक जगह से ले जाएगा दूसरी जगह पे जाकर कहीं तो डिपोजिट करेगा, ये इरोजन जो रॉक है उसको उसको बोल देते हैं डिपोजिशन। इतना याद रख लो, बात खत्म। जो मैसिव रॉक है वो ब्रेक होती है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, किससे, वेदरिंग से। हमने कहा ठीक है। जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स है लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव, वो रिमूव करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं इसको दूसरी जगह पे। एब्रेजन बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय जियोमॉर्फिक एजेंट्स आल्सो एड्स ग्रेटली। इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स, कोई भी रिलीफ डिग्रेड होती है क्योंकि भैया वहां की सॉइल और रॉक लेकर के जाता है और वन डाउन होता है, एक जगह जाके वो डिपॉजिट कर देता है। दैट मींस जो वेदरिंग है वो एड करती है इरोजन में। अगर रॉक टूटेगी ही नहीं, रॉक एकदम कंक्रीट
स्ट्रॉन्ग रॉक है तो उड़ा ले जाएगी हवा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फॉर इरोजन टू टेक प्लेस, इरोजन है जो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंटिन्यूअस चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इरोजनल लैंड फॉर्म्स में पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में। डेन्यूडेशनल प्रोसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। डेन्यूडेशनल प्रोसेस में क्या क्या आता है मेरा, इरोजन प्लस डिपोजिशन प्लस वेदरिंग प्लस मास मूवमेंट, सिंपल, ठीक है। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है अर्थ मटेरियल का, ब्रॉट अबाउट बाय विंड, विंड इन सब चीजों से पता है हमें। द वर्क ऑफ द अदर टू एजेंट्स, बट डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। डिपोजिशन क्या है, इरोजन का ही कॉन्सिक्वेंस है। जो इरोजनल एजेंट्स होते हैं कुछ टाइम बाद वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ट्रेवल करते हैं, उनकी वेलोसिटी खत्म होगी, एक जगह पे जाकर के वो सेटल डाउन हो जाएंगे, इसको बोल देंगे हम डिपोजिशन। आई बात समझ? इसी के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, और बहुत सारे अच्छे से करना, ये खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया दोनों में से, इसमें से और लैंडफॉर्म में से। फ्लो चार्ट्स बना लेना, मैंने बता दिया 2 ढाई 3 पेज के फ्लो चार्ट्स दूंगा, जो मैंने बताया उसके फ्लो चार्ट्स बना के रख लो। लैंग्वेज में इस चैप्टर के ऊपर मत जाना, बस इंपॉर्टेंट नाम्स लिखो दोनों चैप्टर्स में, ठीक है। इसी के साथ कल मैं आपको लैंड फॉर्म्स देता हूँ। कल क्या मतलब, आज मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कितना 124 हो रहा है, तो सुबह के लिए मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ। फिर मैं कल रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ एक और क्लास आपकी, किसकी, लैंड फॉर्म्स। उसके साथ हमारी हो जाएगी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म, और फिर मैं फटाफट से आपको 2-2 3-3 क्लास केमिस्ट्री के 1-2 दिन में दूंगा, 6 से पहले। 6 को मैं एक दिन नहीं दूंगा आपको क्लासेस, मेरे को जाना है कहीं, देयर सम इंपॉर्टेंट वर्क, तो फटाफट से निपटाते हैं। चलिए जरा, अब आप भी सुबह अच्छे से क्लास देखो, मैं चलता हूँ सोने। मिलते हैं भैया अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस। कमेंट्स करते रहा करो, अच्छी लगे वीडियो तो थोड़ा शेयर वेयर भी कर ही दिया करो यार, ठीक है। जब इतनी मेहनत हो रही है तो। चलो बाय एवरीवन, जय हिंद।